इकाई पंचम। ब्रिटिश भू राजस्व नीति। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, कृषकों की स्थिति, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि का वाणिज्यिकरण, धन का निष्कासन, कुटीर उद्योगों का विनाश। अध्याय 24। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी, कृषकों की स्थिति। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 120। ब्रिटिश भू राजस्व नीति पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। भारत में अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना रहा। भारत में उनके द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था या भू राजस्व प्रणाली इसी हित के पूर्ति का एक साधन था। लगान प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों ने स्थापित की, उनका मुख्य उद्देश्य कंपनी की आय में अधिकतम वृद्धि करना था। उसी आय से कंपनी के प्रशासन और युद्धों के व्यय की पूर्ति की जाती थी। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था का आरंभ 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबा से हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से इन सूबों की दीवानी प्राप्त की। परंतु उस समय में कंपनी ने लगान प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में नहीं लिया। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन पूर्णतः असफल हुआ। 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तो उसने द्वैध शासन को समाप्त करके लगान व्यवस्था का दायित्व प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हाथों में ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भूमि को 5 वर्ष के लिए ठेकेदारों को देना आरंभ किया। परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था भी किसानों के लिए हानिकारक थी। भूमि उन ठेकेदारों को दी जाती थी जो अधिकाधिक लगान देने का आश्वासन देकर भूमि को ठेके पर लेते थे। इस कारण वे किसानों से अधिकतम लगान देने का आश्वासन देकर भूमि को ठेके पर लेते थे। इस कारण वे किसानों से अधिकतम लगान वसूल करने का प्रयत्न करते थे, जिससे किसानों की स्थिति खराब होती थी। यह सब होते हुए भी बहुत से ठेकेदार ठेके की राशि को कंपनी को नहीं दे पाते थे और उनसे उनकी भूमि छीनकर उन व्यक्तियों को दे जाती थी जो कंपनी को अधिक लगान देने का वायदा करते थे। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था भी सफल नहीं हुई। सन 1993 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबा में लगान के लिए स्थायी बंदोबस्त किया, जिसके द्वारा इस सूबे में जिम्मेदारी व्यवस्था को आरंभ किया गया। दक्षिण भारत में बड़ी भूमियों के मालिक जमींदार जैसा कोई वर्ग नहीं था जिसमें अंग्रेज कंपनी लगान के संबंध में कोई समझौता करती। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मद्रास तथा बम्बई के कुछ क्षेत्रों में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने लगान वसूल करने के लिए सीधे कृषकों, रैयतों से संबंध स्थापित किया। कृष्ण को भूमि का स्वामी मान लिया गया और भूमि से संबंधित सभी अधिकार उसे दे दिए गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी अधिकारी सीधे किसानों से लगान वसूल करते थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रमुख उद्देश्य जमीन से उत्पन्न उपज का अधिक से अधिक भाग लगान के रूप में सरकार को प्राप्त करना था। ब्रिटिश सरकार ने उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत तथा पंजाब में महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त के अंतर्गत एक क्षेत्र को एक इकाई मानकर भूमि कर की व्यवस्था की गई। इस क्षेत्र को महाल माना गया।
महाल का लगान वसूल करने का काम जमींदारों को सौंपा गया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इन सभी नीतियों का उद्देश्य अधिक से अधिक लगान प्राप्त कर उसका एक अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंग्लैंड भेजना था। जमींदारों के फायदे के लिए कृषकों के हितों को अनदेखा किया गया था। इससे एक ओर पीड़ित कृषकों का एक वर्ग बना तो दूसरी ओर वफादार जमींदारों का। कई छोटे जमींदारों को अपनी भूमि साहूकारों को गिरवी रखने के लिए बाध्य होना पड़ा ताकि वे सरकार को दिए गए निश्चित समय में लगान चुका सके। इसी प्रक्रिया के दौरान जमीन छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई। प्रश्न 121 बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर प्रकाश डालिए। उत्तर 1786 ईस्वी में कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। कॉर्नवालिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वह भारत में ऐसी भूकर व्यवस्था स्थापित करे जिससे कंपनी के साथ साथ कृषकों को भी लाभ पहुँचे। अतः कॉर्नवालिस ने भारत आते ही सर्वप्रथम बंगाल की भूकर व्यवस्था का अध्ययन किया। उसने इसमें राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर एवं अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट का भी सहयोग किया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1790 ईस्वी में भूव्यवस्था 10 वर्ष के लिए घोषित की गई, किंतु 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसे स्थायी घोषित कर दिया गया। इस स्थायी भूव्यवस्था के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्थायी रूप से स्वामी मान लिया गया। भूमि में लगान का 1/8 भाग उन्हें कंपनी को देना था। जमींदार 1/9 भाग अपने पास रखेगा। यदि लगान नियमित रूप से अदा न किया गया तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह जमींदार से सारी भूमि छीन सकती है। कृषकों को जो लगान जमींदारों को देना पड़ता था वह भी पट्टे द्वारा निश्चित कर दिया गया। न्यायालयों की स्वीकृति के बिना उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती थी। स्थायी व्यवस्था का लाभ। स्थायी व्यवस्था के लाभ निम्नलिखित है। पहला, आर्थिक क्षेत्र। स्थायी भूप्रबंध द्वारा भूमि कर की राशि निर्धारित कर दी गई थी। इससे सरकार की आय निश्चित हो गई। अब वर्षा कम हो या अधिक, भू राजस्व की ओर से सरकार निश्चित हो गई। अब जमींदार व सरकार दोनों ही प्रतिवर्ष भूमि कर की रकम निश्चित करने के झमेले से बच गए। यह आशा की गई कि अब कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा और जमींदार वर्ग कृषि के नए नए प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग, फसलों का बदलना इत्यादि अपनाएंगे। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक दृष्टि से भी यह व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जमींदार लोग ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा में रुचि लेने लगे। विद्रोह के समय भी उनकी वफादारी दृढ़ रही। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था सफल रही। इस व्यवस्था के राजनीतिक लाभों ने इसकी आर्थिक हानियों को संतुलित कर दिया। कंपनी को सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि कंपनी की योग्य अधिकारियों की संख्या अब न्यायिक कार्यों में लगी। तीसरा, अल्पकालीन व्यवस्था के दोषों से छुटकारा। स्थायी व्यवस्था में अल्पकालीन व्यवस्था के दोष नहीं थे। कृषकों को तंग करना, व्यवस्था के अंतिम दिनों में भूमि में कम फसलें उगाने की ओर रुझान जिससे कि कम कर देना पड़े आदि अब न रहे, क्योंकि कर की राशि तो निश्चित थी। अतः प्रभुत्व उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। स्थायी व्यवस्था के दोष। स्थायी व्यवस्था के निम्नलिखित दोष है। पहला, आर्थिक क्षेत्र। बंगाल की स्थायी भू व्यवस्था के समय भूमि कर की राशि का आधार 1790 से 91
की भू कर दरों के आधार पर निर्धारित कर दिया गया था। इस समय इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया था कि उत्पादन व भूमि के मूल्य भविष्य में बढ़ेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भविष्य में उत्पादन व भूमि के मूल्य बढ़ने पर सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त न हो सकी। इस व्यवस्था से कंपनी तथा बंगाल दोनों को ही आर्थिक हानि हुई थी। जमींदार वर्ग अधिक से अधिक किराए वसूल करने में लगे थे। भूमि सुधार की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। जमींदारों ने समयानुसार कृषकों के किए जाने वाले करों में वृद्धि की। दूसरा, सरकार व कृषक के मध्य सीधे संपर्क का अभाव। स्थायी भू व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि इस व्यवस्था ने कृषक व सरकार के मध्य खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया। सरकार व कृषक के मध्य जमींदार वर्ग बिचौलिए के रूप में सामने उभरा। कई स्थानों पर तो सरकार व कृषक के मध्य 50-50 मध्यस्थ हो गए थे। यह मध्यस्थता का संपूर्ण बोझ कृषक वर्ष पर ही पड़ा। तीसरा, कंपनी को राजनीतिक हानि। बंगाल की भू व्यवस्था ने सरकार को एक जमींदार समर्थक वर्ग प्रदान कर दिया था, किंतु अब करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजों से नाराज हो गए। समाज आसामी व जमींदार इन दो वर्गों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया। चौथा, सामाजिक हानि। बंगाल के भू व्यवस्था ने जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कल तक जो भूमिपति थे वे अब जमींदारों के कृपा पात्र बन गए और किराएदार की श्रेणी में आ गए। भारत के संपूर्ण इतिहास में ऐसा आज तक न हुआ था। पांचवा, सूर्यास्त का नियम। स्थायी व्यवस्था ने जमींदारों को भूस्वामी बना दिया, किंतु जमींदार वर्ग भी इससे पूर्ण संतुष्ट न था। जमींदार वर्ग भूमि संग्रह के सूर्यास्त के नियम से अत्यंत दुखी था। जमींदारों को निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व राजकोष में धन जमा करना होता था। यदि कोई जमींदार निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व कर जमा नहीं कर पाता था तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। 1997 से 98 में तो लगभग 17% जमींदारों की भूमि को सरकार ने नीलाम किया था। इस प्रकार नए नए जमींदारों के आने से किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रश्न 122, महालवाड़ी व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, महालवाड़ी व्यवस्था मार्टिन वर्ड की देखरेख में नई व्यवस्था प्रारंभ हुई जो सर्वप्रथम उत्तरी भारत में लागू की गई। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ स्थानों पर 30 वर्ष के लिए और कुछ अन्य स्थानों पर 20 वर्ष के लिए राजस्व निर्धारित किया। स्थायी समझौते की भांति यह समझौता अलग अलग जमींदारी के साथ नहीं बल्कि सारे गांव के साथ किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार सारा गांव सम्मिलित रूप से और गांव का प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप से सारे गांव के लगान की अदायगी के लिए उत्तरदायी बन गया। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसे भागीदारों का समूह कहते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव की ओर से गांव का नंबरदार गांव को निश्चित लगान देने के संबंध में हस्ताक्षर करता था। गांव के सम्मिलित लगान में गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जोतों के अनुसार राशि देता था। अतः गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपनी जमीन का लगान देता रहता था तब तक वह अपनी जमीन का मालिक बना रहता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम सभा इस भूमि को संभाल लेती थी। इस बंदोबस्त में आय का 3/4 भाग सरकार का होता था। जहाँ तक भाटक के प्रतिशत का प्रश्न था, इसकी अधिकता के कारण
कृषक वर्ग में असंतोष बढ़ता ही गया। महालवाड़ी व्यवस्था को अनेक वर्षों के अध्ययन और विचार विमर्श के बाद लागू किया गया था। इसके द्वारा महाल अथवा गांव की समस्त भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा और सामान्यतः एक ही व्यक्ति के नाम से उस महल की भूमि व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही भागीदारों के हितों की भी रक्षा की गई, जिनके साथ अलग से बंदोबस्त नहीं किया गया। यद्यपि भू राजस्व की अदायगी के लिए सदर मालगुजार की जिम्मेदार था, किंतु सहभागीदार यदि आवश्यक समझे तो अपने हिस्सों को अलग करा सकता था। अन्य जो सहभागीदार थे वे भी अपनी भूमि के स्वामी माने गए थे और जब तक वे सदर मालगुजार के माध्यम से अपने हिस्सों की अदायगी करते रहेंगे तब तक उनको कोई भी उपदस्थ नहीं कर सकता। किंतु यह भी प्रावधान था कि राजस्व की अदायगी में बकाये के लिए यदि सदर मालगुजार दोषी होगा तो इसका परिणाम सहभागीदारी को नहीं उठाना होगा, जिसका नाम सरकारी अभिलेखों में नहीं दर्ज होगा। ऐसी स्थिति में सहभागीदार अपने हिस्सों की भूमि का बंदोबस्त कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार ऐसे सहभागीदार जिनके साथ बंदोबस्त उनके नाम से नहीं हो सकता था, भविष्य में वे चाहे तो अवश्य अपना नाम पंजीकृत कर सकते थे और अपने लिए अलग से भूमि स्वामित्व के अधिकार की सरकार से संपुष्टित करा सकते थे। महालवाड़ी बंदोबस्त 30 वर्षों की समयावधि का था और उसके उपरांत इसमें आवश्यक संशोधनों के साथ फिर से बंदोबस्त का अधिकार सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा था। महालवाड़ी व्यवस्था के गुण। इस व्यवस्था के अंतर्गत समय समय पर लगान की राशि निर्धारित करने की व्यवस्था थी। अतः सरकार को समय समय पर अलग अलग किस्म की जमीनों की उत्पादकता की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता था। लगान की राशि जमीन की उत्पादन क्षमता, उसमें उगाई जाने वाली फसलों और उसकी फसल मूल्यों के अनुसार निर्धारित की जाती थी। एक बार निर्धारित राशि पूर्ण अवधि तक चलती रहती थी। महालवाड़ी व्यवस्था के दोष। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि गांव के बड़े लोग जैसे नंबरदार आदि अपने विशेषाधिकार को अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते थे, क्योंकि ग्राम सभा की ओर से इन्हीं लोगों ने सरकार से समझौता किया था। अतएव लगान के संबंध में भी सरकार इन्हीं से बात करती थी। अतः नंबरदार एवं अन्य बड़े लोग सरकार एवं ग्रामीणों के मध्यस्थ का कार्य करते थे। मध्यस्थ गांवों की बहुत सारी जमीन अपने कब्जे में कर लेते थे। गांव के छोटे किसानों का सरपंच लोग क्रूरता से दमन करते थे। वास्तविक रूप में छोटे किसानों को बहुत मामूली सा मुआवजा दिया जाता था और शेष संपूर्ण उपज बड़े बड़े मालिकों के पास चली जाती थी। बंदोबस्त के कार्य में धीमी प्रगति का एक कारण यह था कि अनुभवी एवं प्रशिक्षित राजस्व विभाग के अधिकारियों की अत्यंत कमी थी। कानून के तहत बंदोबस्त के समस्त कार्य जो कि विवादों से संबंधित थे और इनकी जांच पड़ताल करनी थी, इसके लिए केवल यूरोपीय अधिकारी की अधिकृत थे। इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। प्रश्न 123। रैयतवाड़ी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उत्तर। रैयतवाड़ी व्यवस्था का आशय। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक थॉमस मुनरो था। उसने इस प्रणाली को सर्वप्रथम मद्रास के बड़ा महल जिले में 1792 ईस्वी में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह माना गया कि रैयत किसान ही भूमि का वास्तविक स्वामी होता है, अतः कर भी सीधे उसी से वसूल किया जाना चाहिए। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार व किसान के बीच किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी।
मुनरो के अनुसार कर निर्धारित करते समय किसानों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। 1792 ईस्वी में जब यह प्रणाली मद्रास में लागू की गई तो भूमि कर कुल उपज का 50% किया गया था, किंतु अधिक भूमि कर होने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अतः 1807 ईस्वी में भूमि कर को घटाकर 33% कर दिया गया। यह भूमि कर भी किसानों के लिए अधिक था, क्योंकि उनसे यह संपूर्ण ग्राम सभा के भूमि के आधार मानकर वसूल किया जाता था, जिसमें उपज कैसे हुई है इसको ध्यान में नहीं रखा जाता था। कर वसूल करने का कार्य जिलाधिकारियों को सौंपा गया था। कुछ लोग बंदोबस्त की अवधि 10 वर्ष रखना चाहते थे, जबकि कुछ लोगों का विचार था कि यह दीर्घकालीन होनी चाहिए। अंततः इसके लिए 30 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में जब मद्रास का गवर्नर बना तो उसने इस प्रणाली को संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू कर दिया। कालांतर में यही प्रणाली बंबई प्रांत में लागू कर दी गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का स्वरूप। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी भूमि व्यवस्था थी जिसमें सीधे रैयत का कृषक के साथ बंदोबस्त किया गया। इस प्रणाली में जमींदार, नंबरदार या तुल्यकदार जैसा कोई बिचौलिया नहीं था जो किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता करता। रैयत और सरकार के बीच सीधा संबंध था। रैयत को भूमि का स्वामी माना गया तथा उसका यह अधिकार आनुवांशिक बनाया गया। रैयत को अपनी भूमि को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था के तहत बंदोबस्त को स्थायी नहीं बनाया गया तथा इसे नियमित रूप से 20 से 30 वर्ष के बाद संशोधित किया जाता था और आमतौर से राजस्व की मांग को बढ़ा दिया जाता था। प्रत्येक गांव की भूमि का सर्वेक्षण हुआ और भूमि संबंधी दस्तावेज तैयार हुए जिसमें प्रत्येक रैयत की भूमि का वितरण अंकित था। इस अभिलेख में रैयत का नाम, पता, उगाई गई फसलों का विवरण प्रति वर्ष लिखा जाता था। सर्वेक्षण के समय भूमि की उत्पादकता, किस्म, फसलों को दृष्टि में रखा गया था। इस वर्षों की पैदावार को दृष्टि में रखते हुए एक वर्ष का औसत निकाला गया और इस उत्पादन का 45% भाग भू राजस्व के रूप में लेने की बात तय की गई। उपज को नगद राशि में बदलने के लिए स्थानीय बाजार भाव को दृष्टि में रखा गया। भू राजस्व का संग्रह सीधे सरकारी कर्मचारी करते थे। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था। थॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की। इस व्यवस्था ने मद्रास में उत्पीड़न एवं कृषक वर्ग में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इसका प्रमुख कारण यह था कि भूमि कर नगद राशि के रूप में देना पड़ता था। इसका वास्तविक उपज अथवा मंडी में प्रचलित दरों से कोई संबंध नहीं था। कृषक वर्ग धीरे धीरे भूमि कर लेकर साहूकारों के जाल में गिरफ्त हो गए। भू कर वसूलने के नियम अत्यधिक कठोर थे। किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। 1864 ईस्वी में नियमों से यह आशा की जाती थी कि राज्य सरकार को भूभाटक का 50% मिलेगा, परंतु सरकार की इस आशा पर पानी फिर गया क्योंकि 1877 से 78 में पड़े भयंकर अकाल ने सरकार के सम्मुख किसानों की भयानक अकाल स्थिति को स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था ने उत्पीड़न एवं कृषकों की कठिनाइयों को जन्म दिया। बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1887 ईस्वी में विनगेट ने बंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों पर कर भूखंडों पर निर्धारित किया गया, न कि किसान की समस्त भूमि पर। इससे कृषक जिस खेत को चाहता था उस खेत को छोड़ सकता था और जिसे चाहता था
जोत सकता था, किंतु 30 वर्ष के लिए निर्धारित इस व्यवस्था में कठोरता तो थी ही। 1867 ईस्वी में जब भू व्यवस्था का पुनः सर्वेक्षण हुआ तो भूमि कर 100% तक बढ़ा दिया गया। इससे दक्षिण के 1875 में कृषक विद्रोह हो गया। सरकार को बाध्य होकर 1879 ईस्वी में कृषि राहत अधिनियम पास करना पड़ा। इस अधिनियम ने कृषकों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया, परंतु मूल समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। भूमि कर की समस्या तो यथावत बनी रही। बंबई में रैयतवाड़ी की व्यवस्था ने निःसंदेह कृषक वर्ग में असंतोष को जन्म दिया। वस्तुतः बंबई में इसके मुख्य दोष भूमि कर की अधिकता एवं अनिश्चितता थे। यही नहीं, कलेक्टर द्वारा निश्चित की गई दर को कृषक स्वीकार करने के लिए बाध्य था, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे भूमि से बेदखल होना पड़ता था। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त से लाभ तथा हानियां। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक को सीधे भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि प्रशासन उससे ही सीधे कर वसूल कर सकता था। जब तक कृषक कर देता था तब तक वह भूमि का स्वामी था। अतः कृषक अच्छी उपज करने के लिए एवं अधिक श्रम के लिए बाध्य हुआ। लंबी अवधि के लिए कर निर्धारित कर दिए जाने से भी कृषक लाभान्वित हुए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोषों ने ही मद्रास एवं बंबई में कृषक असंतोष एवं उत्पीड़न को जन्म दिया था। भूमि कर की अधिकता ने कृषकों की स्थिति अत्यधिक शोचनीय कर दी थी। धीरे धीरे गांव के प्रमुख लोग मध्यस्थ का कार्य करने लगे। वे भी जमींदारों के सामने कृषकों का शोषण करने लगे। अतः भू राजस्व में स्थायित्व प्रदान करने में यह प्रणाली असमर्थ रही। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव। रैयतवाड़ी व्यवस्था का भारतीय जनजीवन पर मिश्रित प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था से कृषि का विकास तथा किसान की अवनति दोनों ही हुई। सामान्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था उन उद्देश्यों को पूरा न कर सकी जिनके लिए व्यवस्थापकों ने सोचा था। इस व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य भू राजस्व का अच्छा संग्रह और रैयत की स्थिति में सुधार करना था। इस व्यवस्था ने जहाँ तक पहले उद्देश्य का संबंध है पूरी तरह किया, किंतु दूसरे उद्देश्य में पूरी तरह असफल रही। इस व्यवस्था के तहत गांव के जो प्रमुख थे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति में गिरावट आई और वहां व्यक्तिगत रैयत की साख बढ़ी, क्योंकि अब ये प्रमुख भी उसी श्रेणी में आ गए थे जिसमें सामान्य कृषक को रखा गया। अब वे रैयत और राज्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकते थे। ग्राम प्रमुखों का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया। इस व्यवस्था के तहत जो सामाजिक स्थिति में बदलाव आया उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस व्यवस्था ने दक्षिणी भारत में व्यक्तिवाद की भावना को जागृत किया। रैयत की यह धारणा विकसित हुई कि वे भूमि के स्वामी हैं। ब्रिटिश सरकार के साथ उनका सीधा संपर्क मानसिकता के लिए काफी महत्वपूर्ण था। प्रश्न 124। व्यावसायिक कृषि का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, बतलाइए। उत्तर। व्यावसायिक कृषि का भारतीय जनजीवन पर मिला जुला प्रभाव पड़ा, जो निम्नानुसार है। पहला, कृषि का स्थानीयकरण। कृषि के स्थानीयकरण से आशय है किसी क्षेत्र में विशेष उत्पादन का क्षेत्र बन गया तथा दूसरे क्षेत्र में दूसरे किस्म की कृषि का विशिष्ट क्षेत्र बना। इस प्रकार भारतीय कृषि व्यवस्था के अंतर्गत कृषि के विशिष्टीकरण की स्थिति देखने को मिलती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल में जूट व तिल की कृषि, बिहार में अफीम की, असम में चाय की, पंजाब में गेहूं और कपास, उत्तर प्रदेश में गन्ने
तथा उड़ीसा में नील की खेती होने लगी। दूसरा, किसानों की दरिद्रता में वृद्धि। ब्रिटिश काल में कृषि के वाणिज्यीकरण से किसानों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब उसे भारतीय एवं विश्व की मंडी के लिए फसल उगानी पड़ती थी और इसलिए वह व्यापार की निरंतर बदलती हुई गतिविधि का शिकार हुआ। इससे किसानों की दरिद्रता और ऋणग्रस्तता बढ़ गई। उनके भू स्वामित्व का अपहरण होता रहा और अनेक खेतीहरण सर्वहारा के हैसियत में आ गए। तीसरा, मध्यस्थ व्यापारियों का उदय। वाणिज्यिकरण के कारण किसान धीरे धीरे मध्यस्थ व्यापारियों पर निर्भर होता गया और बेहतर माली हालत के कारण व्यापारियों ने किसान की गरीबी का पूरा फायदा उठाया। गरीब किसान के पास कभी कोई संचित निधि नहीं रही। अब सरकारी लगान और महाजन के सूद के भुगतान के लिए उसे फसल के वक्त ही अपनी उपज का अधिकांश मध्यस्थ को बेच देना पड़ता था। अगर वह इंतजार कर पाता तो उसे अधिक धनराशि मिलती, किंतु उसे लाचारी में सौदा करना पड़ता था। इसके मुनाफे का बहुत बड़ा भाग दलाल खा जाता था। चौथा, ग्रामीण आत्मनिर्भरता की समाप्ति। कृषि के व्यावसायीकरण के कारण ग्रामीण आत्मनिर्भरता की समाप्ति हो गई। अब कृषकों ने ऐसी फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया था जिसे बेचकर वे अधिक लाभ कमा सके। अब यह आवश्यक नहीं रह गया कि किसान उत्पादन के कुछ अंश को सुरक्षित रखे जिसे किसी आपदा के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। पांचवा, खाद्यान्न उत्पादन में कमी। व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत किसानों ने औद्योगिक फसलों तथा नील, अफीम, चाय आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया, जिससे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गिरावट आई, जिसका बहुत कटु अनुभव भारतीयों को झेलना पड़ा जब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भयंकर अकाल पड़े। खाद्यान्नों की कमी के कारणों में से एक मुख्य कारण नील की कृषि में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि है, जिसने उस क्षेत्रों को अपने में समेट लिया है जिनमें पहले खाद्यान्नों का उत्पादन होता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजस्व परिषद ने भी ऐसा ही अभिमत व्यक्त किया था, जहां पर ज्वार, बाजरा, तिलहन और गेहूं के खेतों की कपास की खेती की जाने लगी थी। राजपूताना में खाद्यान्न की कमी का एक कारण मालवा से खाद्यान्नों की आपूर्ति की समाप्ति है, क्योंकि यहाँ पर अब अफीम और नील की खेती होने लगी है। अतः अकाल में वर्षों में खाद्यान्नों की कमी का एक कारण यह भी था कि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में लग गए थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 125। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों की भूमिका के बारे में बतलाइए। उत्तर, 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कृषकों ने भी भाग लिया तथा अपने आक्रोश को भरपूर प्रदर्शित किया, किंतु संग्राम के असफल होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने 1859 में रेंट अधिनियम लागू कर दिया तथा इसके अतिरिक्त किसानों से वसूला जाने वाला लगान भी बढ़ा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय कृषक संगठित न थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उनमें संगठित होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। किसानों ने न केवल समय समय पर आर्थिक व अन्य कारणों से विद्रोह किए, वरन राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेकर देश को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न किया। प्रश्न 126। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बतलाइए। उत्तर, रैयतवाड़ी व्यवस्था से दक्षिण भारत के सामाजिक ढांचे में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि समाज के एक वर्ग ने इसकी स्थापना से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को खो दिया और दूसरे वर्ग ने इसे प्राप्त कर लिया।
इसके साथ ही इस व्यवस्था ने एक प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की छाप लोगों पर छोड़ी, किंतु ग्राम प्रधानों का प्रभाव समाज में पूरी तरह समाप्त न हो सका और वे अब भी ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित करते रहे। इस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई गई थी वह पूरे न हो सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व व्यवस्था की गई। अ, जमींदार से, ब, कृषक से, स, गांव से, द, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? अ, बंगाल, ब, राजपुताना, स, मद्रास, द, बिहार। तीसरा, उत्तरी भारत की भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहते हैं। अ, मार्टिन बर्ड को, ब, कार्नवालिस को, स, टॉमस मुनरो को, द, वॉरेन हेस्टिंग्स को। चौथा, अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन क्यों दिया? अ, भारत के विकास के लिए, ब, ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के लिए, स, जमींदारों के विकास के लिए, द, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांचवा, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं था। अ, जमींदारों का विकास, ब, साहूकारी प्रथा का चरमोत्कर्ष, स, कुटीर उद्योगों का पतन, द, कृषकों को आर्थिक लाभ। छठवां, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? अ, 1890 ईस्वी, ब, 1895 ईस्वी, स, 1900 ईस्वी, द, 1905 ईस्वी। सातवां, धन की निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अ, दादा भाई नौरोजी, ब, गांधी जी, स, पंडित नेहरू, द, सरदार पटेल। आठवां, भारतीय किसानों की दरिद्रता का कारण था। अ, ऋणग्रस्तता, ब, धन की निकासी, स, कृषि का वाणिज्यीकरण, द, उपर्युक्त सभी। नौवां, स्थायी भू बंदोबस्त को किसने लागू किया? अ, वॉरेन हेस्टिंग्स, ब, कार्नवालिस, स, टॉमस मुनरो, द, क्लाइव। 10वां, स्थायी भू बंदोबस्त किस वर्ष से लागू किया गया? अ, 1785 ईस्वी, 1787 ईस्वी, स, 1791 ईस्वी, द, 1793 ईस्वी। उत्तर, पहले का स, दूसरे का स, तीसरे का अ, चौथे का ब, पांचवे का द, छठे का स, सातवें का अ, आठवें का द, नौवें का ब, 10वें का द। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, अंग्रेजों की लगान व्यवस्था का आरंभ सन डैश में हुआ। दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश ने लागू किया। तीसरा,
ब्रिटिश सरकार ने माहलवाड़ी बंदोबस्त को देश में लागू किया। चौथा, ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण कृषकों की स्थिति देश हो गई। उत्तर, पहले का 1765, दूसरे का विलियम बेंटिक, तीसरे का उत्तर पश्चिमी प्रांत मध्य भारत तथा पंजाब, चौथे का दयनीय।